नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग पर सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के खिलाफ कई आरोप भी लगाए हैं। चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम भी बताने की कोशिश की गई है, लेकिन अब विपक्ष की इसी सियासत पर देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने ओपन लेटर लिखा है, जिसमें पूर्व जज, पूर्व सैन्य अफसर, पूर्व डिप्लोमेट के साइन हैं। लेटर में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल को खतरनाक चलन बताने के साथ ही संस्थाओं को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों को हार की राजनीतिक हताशा भी कहा गया है। इसके साथ ही लेटर में यह भी कहा गया है कि विपक्ष तब आलोचना नहीं करता जब वो चुनाव जीत जाता है या नतीजे उसके मन मुताबिक आ जाते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे आज की डिबेट, क्योंकि लेटर में जिन बातों से विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए गए हैं, आखिर वो क्या वजह है कि 272 प्रतिष्ठित नागरिकों को ओपन लेटर लिखना पड़ा? क्या संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खतरनाक चलन बन गया है? बिना शिकायत और सबूत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल आखिर कब तक उठाता रहेगा विपक्ष? लेटर में लिखी बातें और विपक्ष की राजनीति पर आरोप पर उठते सवालों पर आज ताल ठोक कर पूछेंगे सवाल। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है, ये चुनाव आयोग की है। गुप्ता जी, ये ध्यान रखिएगा, हम आपको देख रहे हैं और आगे भी देख रहे हैं। बिहार में सफाया, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया। मामला गंभीर है क्योंकि अब 12 राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया होने वाली है और इसके लिए कहीं ये माहौल तो नहीं बनाया जा रहा। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, आज जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ राकेश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता बादशाह आलम मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव से किशोर तिवारी जो नेता हैं चिरपरिचित, वो हमारे साथ मौजूद हैं। परिमल कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे और मोहम्मद अमीन, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। चलिए, सुरेंद्र राजपूत अभी नहीं जुड़े हैं तो मैं उनकी सहयोगी पार्टी का रुख कर लेता हूँ। बादशाह आलम यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने अभी तेजस्वी यादव को भी कहते सुना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये बहुत रटा रटाया, घिसा पिटा, पुराना और फेल आरोप है बादशाह आलम साहब। आपको नहीं लगता ईवीएम में छेड़छाड़ से लेकर के इलेक्शन कमीशन पर ये इस तरीके का आरोप लगाना बिना किसी सबूत के, अब जनता को आप बहुत ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रख सकते? नहीं, देखिए अनुराग जी, जहाँ तक आप ईवीएम की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है पार्टियां जब हार जाती हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, ऐसा नहीं है। बिहार का इलेक्शन तो अभी हुआ है, इससे पहले भी ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के पास एक ही जवाब होता है कि जहाँ जीतते हैं वहाँ तो आप ईवीएम को सही बताते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ गलत बताते हैं। लेकिन जो सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है तो चुनाव आयोग को सामने आके उसका जवाब देना चाहिए। उस पर तो वो गोल मटोल कर जाता है, जवाब तो देता नहीं है।
पीछे की इतने प्रेस और आप बड़े भोले हैं कि वो गोल मटोल जवाब देता है और आप घर वापस चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन से एसआईआर शुरू हुआ, क्या हुआ? महाराष्ट्र के मामले में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या हुआ? फिर कोर्ट से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करता रहा, डेट पर डेट डालता रहा, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया। और बिहार का इलेक्शन भी हो गया, और किस तरह से एसआईआर करके वहां का जो है ज्ञानेश जी ने अपना आदेश वहां जारी कर दिया। वो जनता का मत थोड़ी है बिहार के अंदर, ये तो सब देख रहे हैं। अच्छा, बिहार का मैंडेट जनता का मत नहीं है, ये सब देख रहे हैं। कौन है सब? ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानेश आदेश है ये। अरे बादशाह आलम, सुनिए मेरी बात, जिस तरह के सुनिए मेरी बात। एक मोबाइल चोरी हो जाता है ना, तो जिसका मोबाइल चोरी हुआ है वो थाने में जाके हंगामा मचा देता है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। 10,000 का मोबाइल चोरी हो जाए तो हंगामा मचा देता है आम आदमी। यहाँ आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, किसी का वोट चोरी हो जाएगा और वो घर बैठा रहेगा। अनुराग जी, आपको पता है कि एक आम आदमी जो एफआईआर करने जाता है थाने के अंदर, तो कैसे उसका एफआईआर होता है? अच्छा, आपको मालूम है? अच्छा, तो आप क्यों नहीं मदद करते? आप क्यों नहीं ऐसे लोगों की भीड़ के साथ में चलते? सुप्रीम कोर्ट आप सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? उस पर क्या सुनवाई हुआ? तेजस्वी, ये बड़ा अच्छी, ये तो बड़ा राहुल गांधी ने सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारा जो है अपना दिखाया, उसके ऊपर उस पर जवाब। अरे वो हरियाणा की बात, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, वो वहां चोरी, समझिए ना। सुनिए, मैं कह रहा हूं कि बिहार, अभी आपने बिल्कुल ताजा तरीन बिहार की बात की कि बिहार का जनादेश नहीं है। 3 लाख वोटर जो बढ़ाए हैं, ये कहां से बढ़ रही है? मैं तो आप ही के साथ खड़ा हूं सर। मैं तो कह रहा हूं कि इतना बढ़िया आइडिया था। अरे मेरी बात सुनिए, इतना बादशाह आलम, इतना बढ़िया आइडिया था कि जिन लोगों के वोट चोरी हुए हैं, जिन लोगों के वोट चोरी हुए हैं, उन लोगों को तेजस्वी यादव क्यों नहीं लेकर सड़कों पर निकले? कितना हुजूम बिहार की सड़कों पर होता, कितनी पुख्ता तरीके से आपकी विपक्ष की बात जो है वो कन्वे होती पूरे देश में। क्यों नहीं किया आपने ऐसा? देखिए, जिसको चुनाव आयोग ने एसआईआर के अंदर मृत घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हमारे सामने लेके आओ, उन लोगों को भी लाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लाके खड़ा कर दिया। एक या दो, वो जो सुप्रीम कोर्ट जितना एक या दो, वो आपको हर राज्य में मिलेंगे, हर इलाके में मिल जाएंगे। उसी त्रुटि को सुधारने के लिए तो एसआईआर हो रही है, उसी त्रुटि को सुधारने के लिए एसआईआर हो रही है। आपको पता है जब देश में कांग्रेस का शासन काल था, चुनाव आयोग का, देखिए अनुराग जी, जो चुनाव आयोग अपना डाटा दे रहा है कि भाई 7.42 वोटर्स हैं बिहार के अंदर, ये फाइनल लिस्ट है, हमने इसको जो है संशोधन करके बना दिया। फिर 11 तारीख को उसके इलेक्शन के बाद कह रहा है कि नहीं, ये 7.45 करोड़ हो गए। ये 3 लाख वोटर कहां से आ गए? ये हरियाणा से 4 गाड़ियां जो चल के गई हैं, एक गई है 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ये कौन लोग थे इसमें? 6,000 लोग वहां गए। जबकि चुनाव आयोग का रूल नंबर 4 कहता है कि आप मतदाता को उसके घर से पोलिंग बूथ तक नहीं ले जा सकते। ये हर स्टेट से बसें भर के ले जा रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, सरकारी मशीनरी का यूज कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए। जब उससे जब पूछो तो हमारे शिकायत कौन करेगा? चुनाव आयोग में चुनाव आयोग क्यों जवाब देगा? उस तक कोई शिकायत पहुंचाएगा तब ना चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। आप गए चुनाव आयोग के पास, गए आप कोर्ट गए ये शिकायत लेकर के? कमाल कर रहे हैं आप बादशाह आलम साहब। चलिए मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं तुहिन सिन्हा से। इतने लोगों को बैठाने की जगह नहीं है। नहीं ठीक है, तुहिन सिन्हा, क्या ये आरोप लगाना सही है कि बिहार हाथ से निकल गया इसलिए इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जा रहा है? भाई बादशाह आलम कह रहे हैं एक सवाल का भी जवाब ना इलेक्शन कमीशन ने दिया, ना बीजेपी ने दिया। नमस्ते अनुराग जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये लोग चुनाव इलेक्शन कमीशन पर ही नहीं, ये लोग पूरी जुडिशरी पर संशय पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से, जुलाई के महीने से जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। एक बार भी एसआईआर को संवैधानिक रूप से गलत नहीं बताया है। जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखने थे वो सुप्रीम कोर्ट ने रखा, और उसके उपरांत 68 लाख के लगभग वोटर्स डिलीट हुए, 21 लाख ऐड किए गए। तो ये तो एक आम प्रक्रिया है। आप सोचिए, इसके फलस्वरूप एक भी रीपोल, पहली बार इतिहास में एक भी रीपोल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही स्वच्छ मतगणना हुआ है। 1995 में लगभग जो है औसतन 1500 बूथ में रीपोल हुए थे। 2000 में वैसे ही 1500 रीपोल हुए थे। तो ये विपक्ष चाहती क्या है? लेकिन आज देखिए मामला, आज जो है समय बदल गया है। विपक्ष को एहसास नहीं हो रहा है कि लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा है इनकी हरकतों के खिलाफ, इनकी जो है बेतुके आरोपों के खिलाफ। और इसीलिए जब 272 प्रतिष्ठित नागरिक उठकर आवाज उठाते हैं कि ये छिछोड़ापन अब बंद कीजिए, इस तरह की बेतुके आरोप लगाना बंद करिए, मेरे ख्याल से विपक्ष को कम से कम अभी होश में आना चाहिए। और राहुल गांधी पिछले 3 साल से ही काम कर रहे हैं। यूएस में जाते हैं, कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, आप लोग आइए हमें मदद करिए डेमोक्रेसी को बहाल करने में। अरे कौन सी डेमोक्रेसी खतरे में है? आज चुनाव समय पर हो रहे हैं,
निरंतर जो है पोलिंग में इंक्रीज हो रहा है। अगर डेमोक्रेसी खतरे में होती तो पोलिंग कम हो रहा होता ना। आज जैसा कि आपने कहा, अगर इतने लोग वोट नहीं दे पाए हैं तो वो सड़क पर होते। कहीं कोई सड़क पर नहीं है, और अगर कोई है तो सिर्फ जीत के जश्न मना रहा है। तो ये विपक्ष किस दुनिया में रहना चाहती है? देखिए, पहले इनका रोना धोना जो है चुनाव के उपरांत शुरू होता था। आजकल इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया है। चुनाव के 3 महीने पहले, बंगाल के चुनाव के पहले फिर से रोना धोना शुरू कर रहे हैं। आखिर क्या चाहती है विपक्ष? अगर इन्होंने गिव अप कर दिया, अगर जानते हैं कि हारेंगे, तो फिर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। राजनीति छोड़ देनी चाहिए इन्हें। जैसे राहुल गांधी 15-15 दिन गायब रहते हैं और लंबे अवकाश पर निकल जाए वो। ठीक है, तो सिन्हा जी, मैं किशोर तिवारी लगातार बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत का रुख करूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल राहुल गांधी पर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं। जब बिहार में चुनाव होता है तो वो हरियाणा की बात करते हैं, जब वो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोर्ट से उन्हें फटकार पड़ जाती है। सवाल ये है कि आप मीडिया को गोदी मीडिया कह सकते हैं, आप किसी प्रवक्ता को या किसी राजनीतिक विश्लेषक को किसी पार्टी का प्रो बता सकते हैं, लेकिन ये 272 लोग जो हैं, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं, जिसमें डिप्लोमेट शामिल हैं, जिन्होंने विपक्ष के इस आरोप लगाने के खेल को एक प्रोपोगेंडा बताया है, उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें देश का सम्मानित नागरिक कहेंगे अनुराग। और रही बात गोदी मीडिया कहना, लंपट मीडिया कहना, लटपट मीडिया कहना, अटपट झटपट मीडिया कहना, ये सब आप लोगों के काम होते होंगे। हम इस तरीके की बात नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गोदी मीडिया सुनने का इतना ही शौक है, मुझे कोई शौक नहीं है सुरेंद्र राजपूत, और मेरी डिबेट में ये शब्द बोलने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं, मेरे से तो कम मत बोलिएगा, इस चैनल पर मत बोलिएगा ये बात, और नहीं तो आपको साबित करना पड़ेगा, और साबित कर दिया तो प्रवक्ता ही छोड़नी पड़ेगी। नहीं, साबित नहीं कर पाए तो प्रवक्ता ही छोड़नी पड़ेगी, साबित कर दिया तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं ये बात डंके की चोट पर ताल ठोक के कहता हूं। सुन लीजिए, ताल ठोक के हम कह रहे हैं कि आप लोग गोदी मीडिया छुड़वा दीजिए हमसे प्रवक्तागिरी। नहीं, आप बेशर्माई का कोई इलाज नहीं है सर, बेशर्माई का कोई इलाज नहीं। अगर आप जी न्यूज को गोदी मीडिया कह रहे हैं, नहीं की भाषा मत करो। अरे एक बात और सुनो, ये कहा गोदी मीडिया, नहीं, मैंने कहा अरे आपके बहुत सारे प्रवक्ता तमाम जगहों पर तो गोदी मीडिया कह दिया तो क्या हो गया? कांग्रेस कहती नहीं है क्या मीडिया को गोदी मीडिया? और आप क्यों कह रहे गोदी मीडिया नहीं है? नहीं, एक बात सुनिए, आप बौखला क्यों गए? आप कहते हैं तो आप बौखला क्यों गए? इसी खींच की तो बात हो रही है, इसी बौखलाहट की तो बात हो रही है। हार के बाद ये बौखलाहट क्यों होती है आपके अंदर? क्या आप मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, लोगों को सरकारी प्रवक्ता कहते हैं, क्यों कहते हैं आप ये सब? सीना ठोक के कह रहा हूं, अनुराग मुस्कान गोदी मीडिया है, क्योंकि गोदी मीडिया अनुराग मुस्कान ने खुद कहा। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं आपका थैंक यू कर रहा हूं सर, फिर ठीक है, मैं आपका थैंक यू कर रहा हूं। ऐसे आदमी को मैं अपनी डिबेट में नहीं बैठने दूंगा जिसके पास मेरे सवालों का तो जवाब है नहीं। मुझे पता था आप यही करेंगे, क्योंकि आपके पास सवालों का जवाब है नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के बिना देश का काम चल रहा है, मेरी डिबेट का काम भी चल जाएगा सर, मेरी डिबेट का काम भी चल जाएगा। कोई तो पूछता है आपको, और वहां पर भी आकर आप इस तरीके की बदतमीजी करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हटा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुरेंद्र राजपूत जी को शांति मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं सीधे रुख कर रहा हूं अब राकेश उपाध्याय जी का। राकेश उपाध्याय जी, सवाल यह है कि आप हार से इतना ज्यादा बौखला जाते हैं कि आप आत्ममंथन के उस परिधि से भी बाहर निकल जाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या तमीज है कांग्रेस की? और यही नहीं, मैं तमाम चैनलों पर देख रहा हूं अनावश्यक रूप से बदतमीजी कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ये एक अजीब सी मानसिकता में विपक्ष के नेता और उनके प्रवक्ता जी रहे हैं। हाँ। और हमारे कुछ पत्रकारों ने ये सब स्लोगनरिंग की थी। हाँ। और उसी के कारण बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्हीं पत्रकारों में भी मतभेद खड़े हो गए हैं। और भारी मीम्स और रील्स चल रही हैं। अब इस तरह की भाषा बोलना और चीखने चिल्लाने लगना, किसी को बोलने न देना, और जिनका अच्छा खासा कैरियर है, 25 साल 30 साल 40 साल से पत्रकारिता में है, उनके ऊपर भी। सर मैं माफी चाहूंगा, आप मुझे पीसीआर से खबर मिली है कि आपके माइक में कुछ इशू आ रहा है, इसको दूर करते हैं और सीधे किशोर तिवारी जी का रुख करते हैं। किशोर तिवारी जी, सवाल यह है कि 272 लोग कह रहे हैं कि बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के आप जिस तरीके से संस्थाओं पर आरोप लगा रहे, संवैधानिक संस्थाओं पर, यह गलत है, इससे गलत मैसेज जा रहा है। सवाल यह है कि जिन लोगों की आड़ में आप इन संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग ही कहीं खड़े नहीं दिखाई देते विपक्ष के साथ। तो ऐसे में क्या ये
पुनर्मंथन नहीं करना चाहिए आपको कि आप गलत जगह पर अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, लेकिन आप मूर्ख साबित कर रहे हैं इस देश की जनता को? नहीं, मैं आपके इसमें जेडीयू के मेरे मित्र आए हैं, मैं नीतीश कुमार की ये जो जीत है उसके लिए उसका अभिनंदन करता हूँ जी। जहां तक अनुराग मुस्कान तुम्हारे बारे में जो बोला गया, हाँ, तो मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बहुत अच्छे पत्रकार हो जी। हो सकता है तुम्हारी मालिक की मजबूरियां हो तो आपको बोलना पड़ता हो। मैं सर देखिए जी न्यूज पर इस बात की बात कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, ये मैं लाइव डिबेट में कह रहा हूं किशोर तिवारी जी कि मैं अपने मालिक की नौकरी नहीं करता, मैं पत्रकारिता की नौकरी करता हूं। ये मैं खुलेआम कह रहा हूं, कल मैं डिबेट में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं खुलेआम कह रहा हूं। इतना बोलने के लिए हौसला चाहिए। मैं किसी मालिक की नौकरी नहीं करता, मैं पत्रकारिता की नौकरी करता हूं। आप बोलिए। मुस्कान, मैं तुझे नहीं दोष दे रहा। नहीं, आपने कहा कि मालिक की मजबूरी के चलते हो सकता है। जी न्यूज पर ऐसा नहीं होता सर, कम से कम। अरे भाई, मैं जानता हूं ना, मैं सुभाष जी को कितने साल से जानता हूं चंद्रा जी। मैं जान रहा हूं कि ये ताल ठोके की अपनी एक जगह बनी है, और मैं अभी कह रहा हूं कि ये चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो जनता कोई नहीं पच रहे। अब बीजेपी की जो जीत है, देखो आपने फ्रेम कैसी लगाई, हमको सबको छोटा बना दिया, और ये जो छोटा आदमी है तू ही ना, उसको बड़ा बना दिया। अब आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? यहाँ बारी बारी से सब आते हैं सर, इस फ्रेम में बारी बारी से सब आते हैं। बनाया ये तिवारी जी। हाँ, अरे बोल, तिवारी बोल, जी, कितना बोल क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? अरे अनुराग जी जो है, मुझे छोटी फ्रेम में ले आइए, इनको बड़ी फ्रेम में आइए। नहीं, मुझे छोटी फ्रेम में ले आइए, लेकिन क्या छोटी बातें करते हैं? यही छोटी बात, यही छोटी सोच के कारण आप लोग जो है, आप लोग पूरी दुनिया आपको, पूरी जनता आपको नकार रही है। राकेश उपाध्याय कह रहे हैं बड़े फ्रेम में आने के लिए उतनी सीट भी तो होनी चाहिए। समस्या ये हो गई है कि अपनी विधानसभा लोकसभा तो 5 नहीं जीत पा रहे, और फ्रेम चाहिए पूरा, कवरेज चाहिए पूरी। जनता में विश्वास आपका रहा नहीं, और फ्रेम पूरा चाहिए। हाँ, कि अरे बीजेपी तो इस देश के अंदर 1600 विधायक लेके खड़ी हो गई, पार्लियामेंट में बहुमत लेके खड़ी हो गई। रुको भैया, आप लोग 4 सीट जीत नहीं पा रहे हैं, और आपको फ्रेम पूरा चाहिए। अनुराग अच्छा बोलिए, बोलिए किशोर जी, बोलिए। अरे दोनों भी, तुहिन भी चिढ़ गया, राकेश भी चिढ़ गया, और उधर बादशाह आलम ने जो बात की। नहीं, आप अपने को व्यक्ति मत समझिए, आप एक पीपुल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, आप भी एक व्यक्ति हैं। ठीक है, बोलने और आपका अधिकार उतना है जितनी आपकी पार्टी की हैसियत है। ठीक है, बोलने देते हैं, हमारी दुखती रब पे रख रहा है। अभी हमारे बुरे दिन आए हैं तो ऐसा बोल रहा है। बादशाह आलम ने कैसा बताया कि 3 लाख वोट बढ़ गए, 3 लाख वोट बढ़ गए, 50 सीटों पे फर्क आ गया। अरे भाई, इनकी तो चल रही थी तो तेजस्वी को भी गिरा दिया था। अरे मशीन की हेरा फेरी कर रही है, हमारा आरोप है। 272 जो आपने बोला पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग अगर मुझसे भी बात कर लेते लेटर लिखने के पहले, तो मैं बताता हूँ संवैधानिक संस्था कैसे काम कर रही है। मेरी तो पार्टी चुरा ली, मेरे सरकार चुरा ली। कोई रात में आके डकैतों की तरह डाका थोड़े ही डाला किशोर जी, एक प्रक्रिया के तहत पार्टी गई है आपके हाथ से। लूट लिया भाई, 90% लोग ले गए, अकेले रह गए हम। हाँ, संजय राउत है, मैं हूँ, और 1-2 लोग हैं। अब तो हम अकेले रह गए, ऐसा कर दिया हमारा। यही राज ठाकरे बोलते थे, यही राज ठाकरे कहते थे मुझे घर से भगा दिया, मैं बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी था, इन लोगों ने धोखा दिया। उसी तरह आप ये बात एकनाथ शिंदे से जाके पूछिए कि किसने चुरा लिया, किसने क्या कर दिया। ये तो आपका इंटरनल मैटर है, इससे देश की जनता को क्या लेना देना है। अरे भैया, अडानी जी पैसे नहीं देते और देवेंद्र फडणवीस पार्टी नहीं गिराते तो कहां सरकार गिरती, कहां तुम आते। मुद्दा इलेक्शन कमीशन है, मुद्दा SIR है। आपको लग रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण। अच्छा किशोर जी, आज के मुद्दे पर रिएक्शन देना हो तो बात आगे बढ़ाइए। मैं बात कर देता हूं, पूरी बात कर लेता हूं। हमारा इलेक्शन कमीशन, यह बीजेपी की बी टीम है, ऐसा बोलना है। अब इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद है कि वो अपने आप को निष्पक्ष साबित करे। ये इलेक्शन फर्जीवाड़ा है। भारत में मोनो पार्टी सिस्टम लाना चाहते हैं।
भारत में मोदी के रूप में। किशोर जी, आपको पता है ना, राहुल गांधी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जब कोर्ट में गए थे तो क्या हुआ था? फर्जीवाड़ा कह देना यहां बैठकर बहुत आसान है, जरा फर्जीवाड़ा कहते हुए अदालत में जाइए, सबूत पेश कीजिए। अरे सीजीआई उनके भी है, पूरे सीजीआई उनके ही है। क्या बताऊं मैं अनुराग, पूरी संवैधानिक संस्था ईडी सीबीआई सबको उन्होंने अपने खीसे में रखा है। हाँ। बड़ी परिस्थिति खराब है। ये जेएनजी आएगी और इनको सीधा करेगी। आप रुकिए, हमसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मोहम्मद अमीन जी का रुख करता हूं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। मोहम्मद अमीन जी, ये जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है आपको? इसे आप क्या नाम देंगे? ये मूर्खता है, अज्ञानता है, राजनीति का सबसे ओछा स्वरूप है, या फिर इन तथ्यों में कोई दम है, ये सच्चाई है, ये क्या है? देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, चुनाव आयोग का, कोई चुनाव आयोग है जो आज़ादी के बाद 51 और 52 से आज तक चुनाव कराता आया है। ठीक है। और इसके वही लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, जो कि दो, सुनिए पहले, मैं नहीं बोला था, दो बीच में मत बोलिए। अरे वो कोई पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं है भाई, कम करिए, वो बिका हुआ है, इनका साउंड कम करिए। अरे वाह 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 वाह, कितना आसान है, ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है, मतलब कमाल है किशोर जी, कमाल है। इतना वरिष्ठ आप प्रवक्ता हैं, इतने वरिष्ठ आप नेता हैं, उसके बाद भी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं जैसे गली मोहल्ले के प्रवक्ता भी नहीं करते ऐसी बात, तो कि ये बिका हुआ है। कम से कम कुछ सम्मान रखिए, कम से कम कुछ सम्मान रखिए मोहम्मद अमीन के लिए। मोहम्मद अमीन बोलिए। हाँ, इनका साउंड कम करिए, बीच में टोका टाकी ना करिए प्लीज। हाँ, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, वही इलेक्शन कमीशन है जो 51-52 से आज तक चुनाव कराता आया है। और याद होगा आपको कि 2004 में जब ईवीएम लागू की गई तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी और उसके लिए भी बड़ा उहापोह मचा हुआ था कि ये जो है ईवीएम में बेईमानी की जाती है। जिस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी चीफ जस्टिस थे स्टेट के, उन सब ने उसको साबित किया कि नहीं ये सही है ईवीएम, और ईवीएम का रोना बंद हो गया हारने जीतने के बाद। मैं नहीं कहता कौन जीता कौन हारा। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर ये कहा गया कि हम ब्लाइंड वोट देते हैं। ब्लाइंड की जगह उन्होंने वीवीपैट लगवा दी इलेक्शन कमीशन ने। अब जब ये लोग वोट डालते हैं तो पता चलता है कितने सेकंड का किसका क्या वोट है, कैसे है। अब जब कोई इनको रास्ता नहीं मिलता है तो एक नए नए आरोप लगाए जाते हैं। कभी कह दिया, इन्होंने याद होगा आपको अनुराग जी की जब दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद ये कहा गया एलओपी के द्वारा कि ये हमारे जो वोट हैं अपोजिशन के वो काट दिए जाते हैं और रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के वोटों को इलेक्शन कमीशन उसमें इनरोल कर देता है और ये लोग जीत जाते हैं, जिसका महाराष्ट्र उदाहरण उन्होंने बताया। और आपको देखिए कि 98 जगह पे हमारे सीओ ने बताया कि ऑब्जेक्शन आए थे वोटिंग के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में, और उनको दूर कर दिया गया। जिसका नतीजा क्या हुआ कि महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या कहा कांग्रेस को, कांग्रेस गई थी कोर्ट में, कांग्रेस को जवाब दिया और ये कहा कि देखिए हमारे न्यायालय का वक्त मत खराब करिए, आप लोग झूठे आरोप लेके आते हैं, हम आप पे फाइन लगाते, अगर आप जाइए आपको मैं माफ करता हूं। ये तो कहा हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के। अब उसके बाद अभी देखिए बिहार में एसआईआर शुरू हुआ। एसआईआर की मैं एक चीज जानना चाहता हूं सभी से, आपके दर्शकों से, ये जो बैठे हैं ये प्रवक्ता, इनसे भी सबसे जानना चाहता हूं, क्या एसआईआर कराना आवश्यक है या नहीं? अगर आवश्यक है तो मुझे बताइए। यही एलओपी ने कहा था, उसकी सुधार लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत की। और शुरुआत इसलिए यहाँ से होती है कि बिहार के इलेक्शन सामने थे और समय कम था, लेकिन फिर किशोर तिवारी का इशारा बता रहा है मोहम्मद अमीन जी कि एसआईआर जरूरी है अगर शिवसेना से कराया जाए। बादशाह आलम कहेंगे कि एसआईआर जरूरी है अगर आरजेडी से कराया जाए। अमीन साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं लूंगा जवाब, पहले अमीन साहब की बात पूरी हो जाए। आप 20 सेकंड दीजिए। हाँ मैं दूंगा। 4 लाख वॉलंटियर पेड इलेक्शन कमीशन ने लगाए और सारी पार्टियों से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि आप अपने बीएलएस भेजिए। ये चार्ज लगाते हैं ना कि हमारा वोट काट दिया, हमारा वोट को जोड़ दिया। हर पार्टी को बीएलओ के साथ एक एक अपना बीएलए लगाना पड़ा और नहीं लगा पाए और कोई ऑब्जेक्शन दे नहीं पाए। कहा 65 लाख वोट काटे गए, 20-22 लाख वोट जोड़े गए। तो अब ये बताइए कि उसके अंदर 65 लोग भी आकर खड़े नहीं हुए कि उनका वोट काट दिया गया। 65 छोड़िए 6 और 5 भी नहीं खड़े हुए। 65 छोड़िए 6 और 5 भी नहीं खड़े हुए इन लोगों के साथ। हाँ,
वही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने जब सुधार शुरू किए तो आप देखिए कि पहले ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, चेहरे पहचान में नहीं आते थे आई कार्ड, उसके बाद कलर्ड दिए गए। तब मैं इलेक्शन कमीशन में ही था, कलर्ड दिए गए और कलर्ड के अंदर उनके चेहरे से ही पहचानने में आए, डेट और सब। अब ये डिजिटल किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन है ज़माने का। आप देख रहे हैं आज पासपोर्ट भी ई पासपोर्ट होने जा रहा है, पेपर में नहीं, ई में मिलेगा पासपोर्ट, हर चीज़ ई हो रही है, शॉपिंग तक ई होती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन सुधार ला रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? आप मोबाइल इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में अगर किसी को कोई जरूरत नहीं, मैं एक ही बात कह सकता हूं मोहम्मद अमीन साहब की, इतनी पारदर्शी प्रक्रिया भी अगर किसी को जालसाजी लग रही है तो फिर तो देखने वाले की आंख पर ही पर्दा पड़ा हुआ है, आंख पर ही पर्दा पड़ा हुआ। हालांकि किशोर तिवारी चश्मा पहने हैं लेकिन बावजूद उसके भी वो इस पारदर्शी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। खैर, अरविंद मोहन जी का रुख करता हूं मैं। अरविंद मोहन जी, हाँ जी अनुराग जी, एक मिनट जी, हमारे अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की कोई बात करता है तो उचित नहीं है। अरे जरा जवाब भी इनको देना जरूरी है। अमीन साहब को कुछ जवाब भी तो इनको दे दिया जाए ना, जो सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। हाँ। ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था है तो चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इस पर भी तो जरा सा बात करो। चुनाव आयोग को किसी पक्ष के साथ जाके अपना जो है SIR करना चाहिए। 65 लाख लोगों का नाम बिहार से काट दिया गया और उनकी सूची नहीं दी गई कि किस तरीके से काटा आपने, ये आपको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? एक जो है चलिए हो गया, सवालों को जवाब दे दिखा रहा है, एक घर में 600 वोटर मिल रहे हैं, ये जीरो एड्रेस दिखा रहे हो आप घर के। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, आप लगातार बोलते हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, किसी वोटर के नाम पर जरा जीरो हाउस नंबर दिखा दो आप। ये सब जवाब कौन देगा? आप दोगे? आप चोरी कर रहे हो बैठ के वहां सरकार के साथ मिलके। अरे आपके जंगल राज से डर के लोग कह रहे हैं आपको वोट दिया, इसका मतलब थोड़ा है कि उन्होंने आपको वोट बिहार के अंदर। भाई 15 लाख वोट कम मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी से, और उनको 65 सीटें ज्यादा मिल रही है हमें, चाहे कौन कितनी सीटों पर लड़ा था ये गिनती मत करिएगा बादशाह आलम। ये आरजेडी कितनी सीट पे लड़ी थी और बीजेपी कितनी सीट पे लड़ी थी, ये हिसाब मत कीजिएगा। कमाल कर रहे हैं यार, मैथमेटिक्स में फेल थे क्या? क्यों मिल रही है? गणित में फेल हैं क्या आप? गणित में फेल हैं क्या? नदी के किनारे वीवीपैट की पर्चियां कहां से आ गई? अब अमीन साहब का जवाब ले लीजिए। ठीक है, भाग नहीं सकते अमीन साहब, कमाल कर रहे हैं। अरे भाग नहीं सकते आप, ये बताइए ये पर्चियां कहां से आ गई बाहर? आप रुक भी कहाँ रहे हैं? ये खाली ट्रक क्यों पकड़े गए स्ट्रॉन्ग रूम में जाते हुए निकलते हुए? अब उत्तर दे दें कि आप ही बोलते रहेंगे? मैं दे रहा हूं। ये खाली पर्चियां जो वीवीपैट की थी, ये ट्रायल की थी। अरे तो ट्रायल की तो उस दिन फेंक देते हैं निकाल के, ये तो आपके पास होना चाहिए। जवाब पूरा हो जाने दीजिए, जवाब पूरा हो जाने। आप वीवीपैट को क्या, ये मोहल्ले में लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं आप यहाँ। वो सारी पर्चियां जो है उस पर जो है लालटेन का वो पड़ा हुआ था, पंजा का हाथ था, कोई कमल का फूल क्यों नहीं खिला हुआ था उन पर? लालटेन ये तो मीडिया में है, ये सब देख रहे हैं इसको। ये सुनिए, और यहाँ आप टीवी चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। अरे चुनाव आयोग तो हर जगह चोरी करके सरकार बना रहा है, बिहार में भी बनाया। तो कोर्ट में जाइए ना बादशाह आलम, कोर्ट में जाइए ना, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। फटकार खाने से नहीं डरते तो कोर्ट में जाइए ना। कोर्ट की धमकी यहाँ बैठकर चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं आप, और जहाँ से ये जीत गए वहाँ से कहते हैं कि नहीं हुई। ये जंगल राज के अलावा आपकी पार्टी ने कुछ कमाया नहीं है, इल्जाम आप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। अनुराग, ये मीडिया आपको नहीं बचा के ले जाएगी। नहीं सुनिए, बच आप भी नहीं पाए, बच आप भी नहीं पाए, जो खुद बड़े तड़प रहे हैं, जिनको बिहार की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, वो कह रहे हैं बच नहीं पाएंगे। कमाल करें। अच्छा बादशाह आलम, क्या रिकॉर्ड सा शुरू हो जाता है आपका? ये 65 लाख लोगों का नाम, 16,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया नाम ऐड करने के लिए, आपने 22 लाख कर दिया। और मेहमानों को बोलने देंगे कि नहीं बादशाह आलम? आप लोग ऐड कर दिया उसमें, कौन थे वो आपके रिश्तेदार? आप क्या जवाब मांग रहे हैं? जब किशोर तिवारी बोल चुके बिका हुआ आदमी है, आप कह रहे चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ की कठपुतली, तो फिर जवाब क्यों मांग रहे हैं इनसे? मोहम्मद अमीन बोलिए। एक सेकंड अनुराग जी, सवाल इस बात का है कि जब वोटिंग हो रही होती है तो इनके वोटिंग एजेंट होते हैं, शाम को वहां पर मौजूद होते हैं, दे दिया उनका मुंह नहीं खुलता, प्रवक्ता यहाँ के मुंह खोलते हैं। इनके पोलिंग एजेंट मौजूद के ऊपर कोई बीएलए नहीं था, और जब काउंटिंग होती है, बीएलए नहीं था तो जाके अपनी पार्टी से पूछिए ना, आपकी पार्टी का बीएलए कहाँ था? ठीक है, वहाँ कोई नहीं था। ठीक है, परिमल कुमार। अच्छा आप चुप हो जाइए, परिमल कुमार। काउंटिंग, अरे भैया इतना तो बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नहीं बोलने दिया जितना उनका प्रवक्ता बोल रहा है भाई। ठीक है, परिमल कुमार, आपकी चुनी हुई सरकार को जनता का जनादेश नहीं मान रहे हैं? अनुराग जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, और बिहार की जनता को बहुत मुबारक। कल हमारे आदरणीय नेता 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और बिहार
लोकतंत्र के स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। पूर्ण इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, फुल लिटरेसी की ओर बढ़ रहे हैं, समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है, ये लोग छीछड़ नेता पार्टी है। एक्चुअली इन लोगों ने राजनीतिक मर्यादा त्याग दिया है और यहाँ तक कि ये आपके चैनल पर भी इस तरह निर्लजतापूर्ण आर्गुमेंट करते हैं जिससे बिहार की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता शर्मसार होती है। बार बार जनता इनको नकारती है, जीत का पर्टिकुलरली थपेड़ा, ये हार का थपेड़ा लगाती है, इसके बाद भी इनकी आदत नहीं सुधरती और संवैधानिक संस्था संविधान इत्यादि की दुहाई देती है। आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था और भारत की जनता संविधान में विश्वास करने वाली है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली है और हमारी ये नीति रही है, हमारी संस्कृति रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का आदर और सम्मान करें। ये इन लोगों ने जनता के जो पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, उसको इन लोगों ने पर्टिकुलरली लूज कर दिया है और जनता ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, अभी सुरेंद्र राजपूत जी जो पर्टिकुलरली आपके प्रोग्राम को छोड़कर चले गए हैं, इन लोगों के पास तो नैतिकता ही नहीं रहा। अब जिनके शासन काल में बैलेट लूटते थे, बूथ लूटते देंगे। जिस दिन इन्होंने 420 के आरोपी तेजस्वी जी को महागठबंधन का लीडर चुना, उसी दिन हम लोगों ने समझा कि कांग्रेस ने आत्मघाती बम छोड़ दिया। इनकी हाइड्रोजन बम की जगह आत्मघाती बम। ऐसे दलों पर बैन लगा देना चाहिए। आपको बतला दें, हालांकि लोकतंत्र है, सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट लेने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की प्रवृत्ति कांग्रेस, आरजेडी जैसे पार्टियों की रही है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाली पार्टी है। जिस बिहार में बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया हमारे सुशासन बाबू को, अब ये ईवीएम और वोट चोरी का रोना प्रारंभ करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है अनुराग जी, मैं एक बात कहता हूँ, मैं आ रहा हूँ किशोर जी, आ रहा हूँ। एक दो त्रुटि भी यदि है, लेट मी कंप्लीट। हाँ, बोलिए। तो त्रुटि है तो उसको हम त्रुटि कहते हैं, उसको वोट चोरी नहीं कहते हैं। कल जगदा बाबू ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा प्रतीत होता, अरे उनको तो अभी जो लालू परिवार में जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, उनके बच्चों के बीच जो पर्टिकुलरली सत्ता संघर्ष हो रहा है और वहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां तो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला बनता है। तो जगदा बाबू उस पर बात करें ना, वहां रोहिणी आचार्य जी को न्याय दिलवाएं। वहां जो जिस तरह तेजस्वी जी औरंगजेब की भूमिका में है और पूरे महागठबंधन और आरजेडी कह रहे थे कि बिहार में हमारी सरकार आएगी तो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, अपनी ही बहन पर चप्पल उठा रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत जैसे लीडर भी, बिहार की जनता ने सुशासन पर मोहर लगा दी और बड़े पैमाने पर बिहार का विकास होगा, जिस तरह पिछले 20 वर्षों से हमारे आदरणीय ठीक है अरविंद मोहन जी सभी वर्गीय इवेंट पर्टिकुलरली समझिए, हमारे नेता पूरे बिहार को परिवार मानते हैं और उसमें लालू परिवार भी है। लालू जी के साथ जिस तरह का शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, ये पूरे पर्टिकुलरली लोग समाज के लिए एक चिंता का विषय है। ठीक है लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट किए जा रही है, दे शुड बी पुट बिहाइंड बार। अरविंद मोहन जी कि जनता इलेक्शन, ठीक है परिमल जी, ठीक है समय रहा तो लौटूंगा। अरविंद मोहन जी, हम जानते हैं और हमने पढ़ा है, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज में किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट लूटा करते थे, हत्याएं हुआ करती थी, दुर्भाग्यपूर्ण था। अरे रुक जाइए, दुर्भाग्यपूर्ण है अरविंद मोहन जी। लेकिन अब जिस तरीके से मोहम्मद अमीन साहब बता रहे हैं और हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कितनी पारदर्शिता ला दी है चुनाव में, अब ये पार्टियां सवाल उठाएंगी और झूठे आरोप लगाएंगी। झूठे तब तक कहूंगा जब तक कि साबित नहीं कर देंगी। अदालत भी नहीं जा रही हैं, हलफनामा भी नहीं देंगी और सिर्फ आरोप लगाएंगी जिसे साबित भी नहीं कर पाएंगी। देखिए, आरोप पार्टियां लगाएं, आप लगाएं, हम लगाएं, कोई भी कहीं से कोई बात आए तो सफाई देना मेरे ख्याल से चुनाव आयोग का काम है। उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और उसको कहना चाहिए। हर हल्की बात पे जवाब देने वो उतर जाए और हर जगह ये करे, ये मैं नहीं मानता। लेकिन सीरियस चार्ज हो तो उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन विपक्ष का असल में जो व्यवहार हो गया है कि चुनाव जीतते वक्त उनको ये सब याद नहीं रहता है, चुनाव हारते वक्त तुरंत ईवीएम से लेके चुनाव आयोग तक याद आता है। ये उनकी सारी लड़ाई को नॉन सीरियस बना देता है। पिछली दफ़े बिहार में ये इशू उठा, बिहार एसआईआर जब शुरू हुआ तब से
और ये कहना कि कोर्ट ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने किया, कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें का डायरेक्शन दिया, रोक नहीं लगाया कोर्ट ने, क्योंकि रोक लगाने का मतलब और सीरियस होता, फिर तो पूरे प्रोसेस को धक्का लगता। तो उसने कई चीज़ों पे सफाई मांगी, कई चीज़ों को जुड़वाया आइडेंटिटी के प्रूफ के सवाल पे, तो उसने दखल दिया। दखल रोक वाला नहीं है, बाकी दखल तो आप जैसे मानिए। और अभी वो फैसला मेरे ख्याल ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी आएगा। तो लेकिन उससे ये मान लेना कि बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आगे कोई नहीं उठाएगा, या कांग्रेस अगर नहीं उठा पा रही है, आरजेडी ने नहीं उठाया उसको उस तरह से, तो बाकी पार्टियां देश भर में सब लोग चुप रह जाएंगे। जो अगर सवाल गंभीर हैं तो वो सवाल आएंगे बार बार। और मुझे रह के जब भी ये विपक्ष की ओर से सवाल आता है तो मुझे ईडी वगैरह के आचरण की याद आती है कि ठीक चुनाव जब हो, ठीक जब ऐसा मौका हो जिसका कोई चुनावी लाभ हो, तभी ईडी सक्रिय होती है। बाकी दिन अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं या उनके सारे साथी क्यों छूट गए, उस पर किसी को चिंता नहीं है। लेकिन चुनाव के समय तो ऐसा हो जाता है कि आज वोट पड़ना है तो आज तक भी ईडी की सक्रियता रहती है। तो ये पक्ष और विपक्ष मेरे ख्याल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी की लड़ाई कम है, ये अपने अब तो चुनाव बीत चुके हैं और 5 तारीख को चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं लैंड फॉर जॉब पर। एक लाइन और मैं ये कहूंगा कि चुनाव डेमोक्रेसी जो है वो 2 लेवल पे काम करती है। एक लेवल तो हमारे दिल की डेमोक्रेसी है, वो प्योर है, लेकिन जैसे इंस्टीट्यूशन पे बात आती है वैसे उसमें कुछ गड़बड़ आती है और वो उस पे, और पार्टियां उस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं, खाली चुनाव आयोग और पार्लियामेंट और वो हिस्सा नहीं है। पार्टियां खुद अपने आप में हिस्सा हैं। तो अगर पार्टियां अपने आचरण को नहीं सुधार। किशोर तिवारी जी, समय कम है मेरे पास, बोलिए क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बोल दीजिए। नहीं, अरविंद मोहन जी ने वास्तविकताओं को सामने रखा है, लेकिन मैं एक बात बोल के जाता हूं। परिमल जी और अनुराग जी, जयप्रकाश नारायण जिसने सुचिता के लिए एक अपना आदर्श निर्माण किया, कर्पूरी ठाकुर और हमारे मित्र लालू प्रसाद यादव, इन्होंने सामाजिक न्याय की एक लड़ाई लड़ी। अच्छा, और उसमें आपने लगाने जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के साथ लालू जी का भी नाम जोड़ दिया। एक मिनट बोलने, ये तो कमाल कर दिया आपने भाई, इससे आगे नहीं बोलने दूंगा मैं, इससे आगे नहीं बोलने दूंगा। 5 तारीख के बाद बोलिएगा जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, 5 तारीख के बाद बोलिएगा, ठीक है। तोहिन जी क्लोजिंग कमेंट। मुझे बोलने दे। नहीं ठीक है सर, बोल लिया आपने, एक बोल लेता, बोल लिया सर, बोल लिया आपने। अरे मैं एक पूरा तो कर लेता हूं। नहीं पूरा हो गया सर, मेरे पास समय की कमी है। तोहिन जी। देखिए अनुराग जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही थी और ये वो दौर था जब आपको पता है कितनी रीपोलिंग होती थी, कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी, लालू यादव जी द्वारा भी और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के द्वारा। हमने कभी इस प्रकार से, बीच में मत बोलिए, लंबे समय के बाद बोल रहा हूं, बीच में मत बोलिए। हमने कभी इस प्रकार से रोना धोना नहीं किया, बल्कि हमेशा जो है, जो भी निर्णय आया जनता का, उसको नतमस्तक होकर स्वीकार किया। ये आचरण अब यहाँ सोचने वाली बात, ठीक है, समय मेरा खत्म हुआ। तो अराजकता फैला रहे हैं, स्टूडियो के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। वो अब खींच है, झुंझुलाहट है, बौखलाहट है, खिसियाहट है, इसका कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बस जाते जाते यही कहूंगा कि देश की जनता, वोटर जिन्हें सबक नहीं सिखा पाए, आत्ममंथन के लिए मजबूर नहीं कर पाए, ये बेचारे 272 प्रतिष्ठित लोग इनको चिट्ठी लिखकर कैसे जगाएंगे? ये बड़ा कठिन काम है। ये 272 लोग, ये प्रतिष्ठित लोग इनको चिट्ठी लिखकर आत्ममंथन पर कैसे मजबूर करेंगे, जिन्हें जनता ने उखाड़कर बाहर फेंक दिया फिर भी आत्ममंथन नहीं कर पाए? इनका क्या होगा, ये अब इन्हीं को तय करना है। जनता तो तय कर चुकी है और जनता कर भी चुकी है अपना काम। बहरहाल सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।